गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे विल डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर सेकेंड, पार्ट पार्ट थर्ड। ओके, नाउ इसमें हम फेडरलिज्म को डिस्कस कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं संघवाद। और संघवाद में हमने अभी तक जो पढ़ा, जैसे व्हाट इज फेडरलिज्म, मीनिंग्स ऑफ द फेडरलिज्म, डेफिनेशंस, है ना। और आपको कंट्री जो रेड कलर में है वो फेडरलिस्ट कंट्री है, निसंघवाद कंट्री है, गवर्नमेंट को फॉलो करती हैं। और जो ब्लैंक है वो सब यूनिटरी जो है वो सिस्टम फॉलो करती हैं। लेबल्स हमने अभी तक गवर्नमेंट के देखे। यूनिटरी से लंदन, स्वीडन और उसकी बात की, यूनिटरी सिस्टम को समझा, फेडरलिज्म के फीचर्स को समझा, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है उसे समझा। डिसेंट्रलाइजेशन आगे भी पढ़ेंगे। व्हाट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरलिज्म की बात की, है ना। और जो इसके एस्पेक्ट हैं, यानी ट्रस्ट ट्रस्ट एंड पावर शेयरिंग का जो एग्रीमेंट जो होता है, वो इसके दो मेन क्रूशियल आइडिया होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, जो साथ में आए और जिनको साथ में एक साथ रखा गया। यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ये सब एक साथ आके मिलके गवर्नमेंट बनाई। और वहीं दूसरी तरह होल्डिंग की बात की गई, जिसमें इंडिया, स्पेन और बेल्जियम जैसे कंट्री की हमने बात की। नाउ व्हाट हैज मेड इंडिया अ फेडरल कंट्री, है ना। इंडिया एक फेडरल कंट्री, यानी एक द्विशासन व्यवस्था इसमें है। अगर हम बात करें संघीय शासन व्यवस्था होती है तो क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। अगर हम इसको डिस्कस करें, है ना, और समझें पहले बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका हो या बेल्जियम, है ना, छोटे छोटे जो दोनों देश थे, यहाँ पर कैसे शासन को चलाने में, जो सत्ता है या पूरे देश को चलाने में कितनी वेरियस जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट के लिए था वहाँ की, उसको शासन को चलाने के लिए। तो सोचिए जरा, भारत तो श्रीलंका और बेल्जियम से भी कहीं बड़ा है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसिटी जो उसकी बात करें, यदि उसकी यहाँ की हम डाइवर्सिटी की बात करें, विविधता की बात करेंगे, तो हम हर एक लेवल पे जो विविधता अलग अलग देखते हैं, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे लोगों की जो जो डेवलपमेंट का रेशियो हो, है ना, चाहे वहाँ के कल्चरल की क्लाइमेट, नेचुरल बात करें, हम अगर प्राकृतिक रूप से बात करें, है ना, तो ये सब विविधताओं को देखते हुए भी एक संघीय व्यवस्था या फेडरल स्टेट के रूप में कैसे चल रहा है, इसके बारे में एक सोचनीय वाली बात होती है। जहाँ पर धर्म और क्षेत्र और समाज और भाषा जो अलग अलग हैं, है ना, तो इसके आधार पे क्या बात करेंगे। एक मुश्किल काम है इतने बड़े विशाल देश के लिए, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं इंडिया कैसे फेडरलिज्म या फेडरल स्टेट के रूप में आगे चल रहा है। यदि हम बात करें जब से, ठीक है, स्टार्टिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन के, उससे जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का, अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हम अगर बात करें, तो इसमें हमने पहले देखा होगा, है ना, 1947 से पहले अगर हम देखें और इसको डिस्कस करें, है ना, तो इससे पहले यहां पर इंडिया, है ना, इंडिया, पाकिस्तान, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, है ना, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, है ना, बांग्लादेश, म्यांमार 1934 के अप्रॉक्स ही वो सब अलग हो गए थे। म्यांमार जैसी कंट्री, है ना, जिसे हम पहले क्या बोलते थे, बर्मा बोला जाता था, है ना, पहले बर्मा बोला जाता था म्यांमार को। चलो,
तो ये जितने भी कंट्री आपने देख रहे हो, इस तीन मेनली कंट्री की बात डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो इससे पहले जब यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब 1947 में जब इंडिया को जो एक इंडिया एज अ फ्रीडम इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आया, है ना, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रंग जो यहाँ पर अगर हम बात करें एक ब्लड या उसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर संघर्ष देखने को मिला, है ना, जिसमें दो कंट्री जो है सेपरेट हुए, पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश। तो पाकिस्तान को पहले ईस्टर्न स्टेट, बांग्लादेश को ईस्टर्न पाकिस्तान, है ना, और जो पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान जो वेस्टर्न पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो इस तरह से हमने अलग अलग कंट्री के बारे में देखा, है ना। तो इस टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पर बहुत समझो संघर्ष हुआ। तो आपस में जो बेल्जियम या अदर हम कंट्री की बात करें, अदर उसकी बात करें जो इंडिया में नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर आपस में जब विभाजन हुआ तो लोगों ने संघर्ष हुए। तो आप उस टाइम की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स यहाँ से मार दिए गए, यहाँ से दूसरी जगह पलायन हो गया लोगों का, माइग्रेट करके दूसरे जगह चले गए, या अगर किसी कंट्री में इंडिया के पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान के इंडिया चले आए तो वो एक एज अ माइग्रेटर के टाइम में एक रह रहे हैं इंडिया में, उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है किसी भी टाइम। आज़ादी के समय हमने ये सब देखा। और उसी के टाइम पे अगर हम बात करें तो अनेक जो है यहाँ के जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के, यानी जो रजवाड़े थे, जो राजा थे, है ना, वो राजाओं ने क्या किया, ये सब का विलय हो गया इंडिया में, मतलब सब एक साथ है। सबको किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया, सबको एक साथ लाने का काम किया, है ना। इसीलिए इन्हें आयरन मैन या बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक साथ विलय हुए और भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ, है ना, यूनियन ऑफ द स्टेट्स जो है घोषित किया गया भारतीय संघ को। उसी के चलते आगे भारतीय संघ का गठन हुआ और जिससे जो है फेडरल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में स्टार्ट हो गया। संघीय शासन व्यवस्था इंडिया में जो लागू हो गई, है ना। इसकी अगर संघीय शासन व्यवस्था की बात करें, जो फेडरल कंट्री की उसमें बात करें, तो फेडरल कंट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने पहले देख ली थी, है ना, तो उनको हम अब बार बार नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो वहां पर देखी गई। इसी के साथ एक मिनट, तो फर्स्ट पॉइंट आप इसको जरा इरेट कर दें, हाँ, ओके ना। तो यहां पर आप देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। नाउ क्या हुआ, तो यहाँ का तो बता दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से सारे एक पास आए जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, है ना। तो प्रिंसली स्टेट प्लस जो अदर्स थे वो सब एक साथ आए और एक साथ आके यहाँ पर एक यूनियन बना के यूनियन इंडिया के उसमें काम करने लगे। जो यूनियन बना, जो एक साथ हुआ, तो जब फेडरलिज्म 3 टायर का बना, है ना, जो संघवाद है वो 3 बना। नंबर 1 यूनियन, स्टेट और पंचायती राज, है ना, यूनियन, स्टेट एंड पंचायती राज। तो यूनियन तो आपको मैंने बता दिया था, इसे केंद्र कहते थे, है ना, केंद्र, स्टेट राज्य के बारे में, और पंचायती राज जो था वो पंचायती राज को हम आगे डिस्कस करेंगे सेपरेटली थोड़ा, है ना। ये 73वें अमेंडमेंट के साथ, 73 जो है अमेंडमेंट जब हुआ था 1992 में, उसके साथ आया था। 1992 के जो अमेंडमेंट के साथ इसको लागू किया गया भारत जैसे देश में, है ना। इसको हम सेपरेट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव
जो यहाँ की विधायिका या जो यहाँ की जो कार्यपालिका उसकी जो बात करें हम अगर, तो 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था द लेजिस्लेटिव का। जो विधायिका थी वो 3 लेयर्स में काम करती थी, और यहाँ पर आप लेयर्स भी देख पा रहे हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल या पंचायत कि उसमें हम इसको देखते हैं और बात करते हैं, है ना। तो इस तरह से 3 लेयर्स देखने को मिले। तो पावर अंडर द यूनियन, अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें, इसको चलेंगे तब इसमें हम आगे लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं थोड़ा, अभी लिस्ट को आगे हम समझेंगे। इसमें जो व्यवस्था थी, तो पहले तो दो स्तरीय व्यवस्था की गई, फिर आफ्टर सम टाइम इसमें 1992 के जो अमेंडमेंट के साथ पंचायती राज जो है 73 अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया संविधान के। इससे पहले 2 स्तरीय शासन व्यवस्था के रूप में वर्क किया जाता था, जिसमें एक तो संघ था जिसे केंद्र बोलते थे, संघ सरकार, केंद्र सरकार जिसे बोला जाता है, दूसरा राज्य सरकारें थी, और केंद्र सरकार को पूरे कंट्री का जो है प्रतिनिधित्व यानी लीडरशिप मिली हुई रहती है, सारी पावर रहती है। इसके बाद जो हम थर्ड लेयर की बात करते हैं, जिसमें पंचायतें आती हैं, नगर पालिका आती हैं, के रूप में जो फेडरल सिस्टम को तीसरा एक लेयर उसमें जोड़ा गया, तीसरा स्तर जोड़ा गया, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, केंद्र और राज्य के बाद। इसी के साथ यहाँ पर 3 शासन, 3 टायर जो सिस्टम लागू हो गया, और अलग अलग अधिकार, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, और साथ में पंचायती राज को भी अलग अलग अधिकार दिए गए। इसमें तीनों हिस्सों में 3 जो है, आई थिंक अभी तक का जो इतना बताया क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसके बाद ही क्या हुआ, इसमें इन तीनों की हम बात नहीं कर रहे हैं, तीनों को पावर देने का है। पावर 2 में डिवाइड थी, सेंट्रल, है ना, और स्टेट के पास। ये तो कुछ, चाहे वो स्टेट की हो या लोकल या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से इनको डेवलप किया गया था। दोनों की सहायता, दोनों के द्वारा इनको कुछ पावर्स दी जाती हैं, उसको हम आगे सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, है ना। तो एक तो यूनियन लिस्ट बना दी गई, क्यों? क्योंकि इनमें हमने क्या था, पावर के लिए फर्स्ट। सेकंड जो है स्टेट लिस्ट हुई, पावर का जो सेपरेशन है, जो डिवाइडेशन है यूनियन और स्टेट के मिड में, वो इन्हीं लिस्ट में रिटन है, मतलब गिवन है ना। थर्ड बनी लिस्ट, जिसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, आज फॉन्ट जो है दूसरा सिलेक्ट है, तो थोड़ा और ही उसमें लिख रहा है ना। चलिए कोई नहीं, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट को हम संघ सूची भी बोलते हैं, है ना, संघ सूची भी बोलते हैं। स्टेट को हम राज्य सूची भी बोलते हैं, है ना, राज्य सूची बोला जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट को समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है ना, समवर्ती सूची के नाम से। नाउ अब अगर हम डिस्कस करें तो यूनियन लिस्ट, हाँ ठीक है, यूनियन लिस्ट क्या करता है, इसमें जो है पावर सारी सेंट्रल के पास रहती है, और जो रूल्स बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, है ना, इतना ध्यान रखिएगा बस। स्टेट जो इस लिस्ट है, जो भी पावर होगा स्टेट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, और रूल कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, है ना। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल बनाएंगे, दोनों नियम बनाएंगे, है ना, और दोनों पास करेंगे। तो आई थिंक आपको
तीनों लिस्ट के बारे में पता चल गया होगा, किसका पावर, कौन सी लिस्ट किसके अंडर आती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा। नाउ ऑल द स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डोंट हैव द आइडेंटिकल पावर यूनियन टेरिटरी। हाँ, अब हम बात करेंगे भारत में कुछ राज्य होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर पूरा मेंशन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग कर देंगे, है ना। तो हमने अभी तक आपको संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट के बारे में डिस्कस किया। इसमें सारे जो मामले आते हैं वो यूनियन यानी पूरे राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो रूल्स होते हैं, जो कानून होते हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सेंट्रल के पास रहती हैं। लाइक दैट बैंकिंग सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, मनी की बात हो गई, या फॉरेन अफेयर्स हो गया यानी विदेशी मामले हो गए, या डिफेंस का मामला हो गया। तो ये सब कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। स्टेट लिस्ट की बात करें या जिसे हम राज्य सूची बोलते हैं, इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है और राज्य सरकार ही यहाँ पर दिशा निर्देश करती है अपने राज्य के अंदर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बनाएगी, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश बनाएगी, राजस्थान गवर्नमेंट राजस्थान के अकॉर्डिंगली बनाएगी। इसमें जो मामले हैं वो पुलिस का हो गया, पुलिस हो गई, कॉमर्स हो गया या ट्रेड हो गया, जो व्यापार की बात करते हैं, वाणिज्य की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सिस्टम हो गया, कृषि हो गई या सिंचाई हो गई, इरिगेशन हो गया। ये जो है महत्व इंपॉर्टेंट जो है कुछ, ये सब इसको हम आगे और एलोबरेट करेंगे थोड़ा बहुत, है ना। इसकी बात करते हैं हम, तो ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, है ना। समवर्ती सूची में अगर हमने बात की तो शिक्षा जैसे है वो केंद्र सरकार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं ताकि डेवलपमेंट अच्छा हो। वन की अगर बात करें तो फॉरेस्ट जो है वो भी दोनों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंट के लिए भी अच्छे सही होते हैं और राज्य सरकार का भी दायित्व है कि इनको सुरक्षित और संरक्षित रखे। मजदूरी जो संघ है, जो लेबर यूनियन की बात करें, वो समवर्ती सूची में यानी कंकरेंट लिस्ट में ही आता है। शादी हो गया, गोद लेना हो गया या उत्तराधिकार जैसे जो विषय होते हैं, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साझे में बनाए गए नियम कानून के आधार पर चलती है। विषयों पर कानून बनाने का काम मैंने बता दिया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम करती है, ठीक है। अब कुछ कानून में अगर टकराव हो जाता है, बाई चांस मान लो कोई कानून बनाया जा रहा है जो केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन आपस में मतभेद हो गया केंद्र सरकार राज्य सरकार, तो अंतिम जो मान्य है फैसला या कानून जो है वो केंद्र सरकार को बनाने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि वही सुप्रीम है ऑफ द कंट्री, है ना। अब एक सवाल उठता है इसमें, एक और लिस्ट को हम जिसे कुछ आएंगे इनको आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि कुछ इस पूरे मामले में, जैसे जब ये संविधान बन रहा था हमारा, तो उस टाइम पर, है ना, उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे कंप्यूटर हो गया या कम्युनिकेशन सिस्टम जो हो गया, आईटी सेक्टर जो हो गया, है ना, कौन सिस्टम, आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर इतना डेवलप नहीं था 1940, है ना, 1947 के आसपास, है ना, 1949 1950 के आसपास, इस टाइम पे इतना एक्टिव नहीं था क्या, कम्युनिकेशन या आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन का। उस टाइम पे ऐसे कोई मामले नहीं बनाए गए थे, कोई भी नियम इन पे नहीं बनाया गया था। तो ये अगर नहीं नियम बना है तो ये सब जिन पे जो बच जाते हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वर्क करने लगते हैं, उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर रखती है रूल बनाने का और वर्क करने का, है ना। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा ना। ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डोंट हैव टू आइडेंटिकल पावर। कुछ ऐसे यूनियन हैं भारत में, कुछ ऐसे संघीय राज्य हैं
जिनके पास कोई आइडेंटिफाई पावर नहीं है, उन्हें हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, जिन्हें हम केंद्र शासित कहते हैं। और केंद्र शासित पे नियम कानून बनाने का जो अधिकार है, जो रूल करने का जो पावर है, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है ना। इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है, बट अगर हम यूटीज की बात करें या केंद्र शासित की बात करें तो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। द चेंज इन द पावर शेयरिंग हैज टू बी पास्ड 2/3 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। अगर किसी भी रूल रेगुलेशन में अगर चेंज करना है तो इसके लिए ये जरूरी है, कोई पार्लियामेंट अकेले नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार किसी भी उसमें संसद में अकेले नहीं करेगी, उसमें पूरा जो पास होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में। कोई भी रूल बनना है तो, है ना, कोई भी नियम बनना है, कोई भी लागू करना है, कुछ भी अमेंडमेंट करना है, तो उससे खाली अगर हम बात करें तो संसद, जैसे पार्लियामेंट को हम संसद बोलते हैं, संसद नहीं कर सकती है जब तक 1/3 से पास नहीं हो जाएगा वो बिल, तब तक नहीं बनाया जा सकता, है ना। तो अकेले काम नहीं है केंद्र सरकार का, या पीएम की बात कर लें या प्रेसिडेंट की बात कर लें कि जो मनाए वो चेंज कर दें, नहीं, 1/3 से पास होना चाहिए। 1/3 क्या है, वहां पर उपस्थित लोगों के मत से, है ना। इन केस द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ द पावर, अपेक्स कोर्ट विल बी मेक डिसीजन। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो अल्टीमेटली इनके डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए या इनके डिस्प्यूट पे जो रोक लगाने के लिए कोर्ट होता है, जो कि हमने बात की थी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट, है ना। तो ये सब इसके रूल को क्या मतलब उनके जो डिसीजंस होते हैं, उनके डिस्प्यूट होते हैं, उनको सुलझाने का काम किया करती है। यहां पर हमने देखा यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट को। हम यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट दो में डिवाइड हो जाती है, म्युनिसिपल एंड म्युनिसिपल जो पंचायत जो होती है वो रूरल एरिया के लिए होती है ना, एरिया के लिए होती है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए होती है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती है। और म्युनिसिपल पार्टीज की बात करें तो ये सिटी के लिए होती है, यानी नगर के लिए या शहर के लिए बोले तो होती है, ठीक है। इसमें फिर आते हैं, अगर पंचायत की बात करेंगे और उसको हम थोड़ा और डीप जाएंगे तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कितना, है ना, पूरा। ओके, नाउ आई विल डिस्कस यूनियन लिस्ट। इसे हम क्या कहते थे, संघ सूची, है ना, संघ सूची। अब इसके मामले देख लो, फिर आगे करते हैं राज्य सूची। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो थी हमारी समवर्ती सूची। ओके, नाउ संघ सूची, यहां पर जो पावर जो होती है, केंद्र कौन आता है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, सॉरी यहां पर लिखते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। ओके, तो सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों सरकार बनाने का काम, रूल नियम बनाने का काम करती है, रूल्स बनाने का। अब हम बात डिस्कस करेंगे अपने यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट का जो होता है वो नेशनल इंपॉर्टेंट के इसमें विषय होते हैं, है ना, विषय होते हैं जिन पे कानून बनाती है केंद्र सरकार। यूनियन केवल यूनियन ही रखती है पावर कि उस पे नियम कानून बना सकती है। जैसे हमने डिफेंस की बात की थी, बैंकिंग की बात की थी, करेंसी की बात की, फॉरेन अफेयर्स की बात की थी एंड कम्युनिकेशन की बात की थी, है ना। चाहे रक्षा का मामला हो, चाहे बैंक का हो, चाहे मुद्रा का से रिलेटेड हो, चाहे विदेशी मामले हो या संचार से रिलेटेड हो, तो ये सब जो है यूनियन लिस्ट के हैं, संघ सूची के मामले आते हैं। सेकंड जो है स्टेट की बात करते हैं, तो ये जो विषय है ये लोकल स्टेट इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं। इस पे जो रूल है, जो भी नियम कानून है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट ही इस पे नियम बनाने के जो पावर रखती है, लॉ जो इसमें उसी को अकेले अधिकार होता है। जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया यानी व्यापार हो गया, वाणिज्य यानी कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर कृषि हो गया, इरिगेशन सिंचाई हो गया, है ना। जो
स्टेट से रिलेटेड होंगे वो राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों का इंटरेस्ट होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इन पे नियम कानून दोनों बैठ के बनाएंगे, दोनों के द्वारा सूची तैयार की जाएगी। और अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो रहा है ना, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो उस अल्टीमेटली जो सेंटर जो है वो ध्यान देगी, केंद्र जो है वो काम करेगी। लास्ट इसमें एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गए यानी फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गए, जो अडॉप्टेशन हो गया एंड सक्सेशन हो गया, है ना, गोद लेना हो गया, शादी करना हो गया, विवाद हो गया, मतलब ये सब जो आते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आई होप आपको ये जो सूची है, सब्जेक्ट लिस्ट है, वो क्लियर हो गई होगी और ये एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पर भी वही यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के बारे में बताया गया है, और इसको यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो है सेंटर इस प्लस स्टेट दोनों के बीच आती है, और स्टेट गवर्नमेंट अलग वर्क करती है और सारे मामले वही लिखे हुए हैं, है ना। नाउ रेसिड्यूरी पावर एक होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और ये पावर जो होती है, मतलब ये जो इसके बचे हुए जो कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर की बात की थी, हमने आईटी सेक्टर कम्युनिकेशन की बात की थी अभी कुछ देर पहले, ये जो है इनके बारे में जब संविधान बना था तब इस प्रकार की कोई चीजें नहीं थी, तो उसके बारे में लिखा नहीं गया। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें छूट जाती हैं अनवांटेड, जो भी नहीं लिखी हुई होती हैं, या कुछ नया इमर्ज होता है, तो उसमें इसलिए अमेंडमेंट का प्रावधान किया गया है संविधान में। संविधान में बदलाव किया जा सकता है कुछ नियमों कानूनों पे, लेकिन उसके लिए दोनों सदनों, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सब कहीं से पास होना चाहिए, है ना। अब लोकसभा राज्यसभा हमने पढ़ा दिया था, मतलब 9th में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो लेकिन फिर भी चलो, जो लोकसभा राष्ट्र की जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, लेकिन इनकी अधिकतम जो अगर संख्या की बात करें तो 550 होते हैं, है ना। ये संसद के आधार पर लोग इन्हें लोकसभा को जो लोअर भी बोलते हैं, लोअर सदन भी बोलते हैं, और इसमें जो है संसद चुना जाते हैं, है ना। राज्यसभा की बात करें तो 250 जो है इसके अधिकतम संख्या हो सकती है। ये भी जो है, ये पूरे सदस्य जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जो राज्यसभा के होते हैं वो भी चुने जाते हैं, है ना। तो लोकसभा, राज्यसभा की बात की जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा के आधार पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और इसकी बात कर रहे थे, इसमें दोनों के वो होंगे। हाँ, तो हम फिर वापस आते हैं, नहीं तो चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा, वो सब धीरे धीरे आगे समझेंगे, है ना। तो रेसिड्यूरी जो पावर होती है, ऐसी जो चीजें होती हैं जो कभी नहीं आई, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आईटी सेक्टर्स में जितने एप्लीकेशंस आने लगे, सिस्टम आने लगे, है ना, ये अब जितनी भी नया इमर्ज होने लगा। अब ऐसी पहले तो था नहीं, कुछ पहले लिस्ट में थी नहीं, तो ऐसी ये किसी भी लिस्ट में नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा अंदर काम करना, केंद्र सरकार इन पे जो कुछ भी जो फैसला लेना होता है, जो कानून बनाएगी, वो कानून आती है। चाहे जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बात करते हैं, सिस्टम से, आईटी से बात करते हैं रिलेटेड, है ना। तो इस पे अल्टीमेटली जो है केंद्र सरकार ही नियम कानून बनाएगी और जो भी फैसला लेना होगा लेगी, क्योंकि ये इसी के इंपॉर्टेंस से हो जाता है, क्योंकि एक ये सिस्टम ब्रॉड सिस्टम है, पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है ना। तो इस पे अल्टीमेटली जो यूनियन गवर्नमेंट है वही लॉ बनाएगी, और वही जो भी पनिशबल, जो भी जैसा भी है, जो भी बैरियर्स लेगी, जो भी स्टेप्स लेगी, वो केंद्र सरकार लेगी। तो रेस्टोरेटरी पावर भी होती है, आप ध्यान रखिएगा, ये पावर जो है ये केंद्र सरकार के पास होती है। ओके, नाउ अब इस पावर की प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो पहले का समझ लेंगे कुछ, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रिंसली स्टेट, यहाँ पर ब्रिटिश प्रोविंस, है ना। तो बी क्रिएटिंग द लिंग्विस्टिक स्टेट,
लिंग्विस्टिक स्टेट समझने से पहले एक हम आपको छोटी सी कहानी के बारे मतलब इसी के बारे में बता देता हूँ कि कभी कभी आपको पता नहीं है कि भारत में सब सबको एक साथ लेकर चलने की जो नीति है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब सभी को एक साथ लेके एक प्रकार की संघीय व्यवस्था इकाई में बराबर अधिकार मिलते हैं ये नहीं कह सकते आप। क्यों? क्योंकि कुछ जो ऐसे स्टेट होते हैं, कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं संघ के जितने भी सारे राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश को हम निकाल ही देते हैं क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वर्क करते हैं, केंद्र सरकार के आधार पर। लेकिन राज्य जो होते हैं इनकी बात करते हैं तो इनमें सभी को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं, कुछ को स्पेशल अधिकार मिलते हैं। जैसे नागालैंड की बात करें, आसाम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें या मिजोरम की बात करें, इनकी अपनी जो एथनिसिटी होती है, जो सोशल एंड हिस्टोरिकल जो इनकी कंडीशन होती है, उसके कारण इनको सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत सरकार या भारत के संविधान में इनको आर्टिकल 371 के आधार पर इनको शक्तियां दी गई हैं। जैसे 371 के आधार पर जम्मू एंड कश्मीर को मिली हुई थी, अब उसका एबोलिशन कर दिया गया है, अब उनको यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया है, यूनियन टेरिटरी में। नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की बात की याद रखिएगा, अनुच्छेद 371 आर्टिकल 371 के आधार पर इनको विशेष छूट मिली है, विशेष शक्तियां जो है इन लोगों को, इनके यहाँ के लोगों को प्राप्त हैं। वो भी देश के अंदर, विदेशी मामलों में नहीं है ऐसा कुछ भी, है ना। चाहे उनकी संस्कृति को संजोना हो, सरकारी सेवाओं के आधार पर देखें तो, भूमि के संरक्षण के आधार पर देखें तो, इसलिए इनकी जो संस्कृति है, इनके जो कल्चर है, इनका जो सोशल है, इनका जो लैंड है, उसको प्रिजर्व करने के लिए इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। नॉर्मल स्टेट के लोग जाके वहां पर किसी प्रकार का कोई परचेजिंग सिस्टम नहीं कर सकते हैं। भारतीय संघ की इकाइयों में बहुत कम अधिकार ऐसे हैं जो कि हमने बात की थी, छोटे छोटे जो राज्यों को मिले हैं, जिसमें चंडीगढ़ हो गया, मौजूदा लक्षद्वीप की बात की, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात की, है ना, देश की राजधानी दिल्ली की बात की, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है ना। इन राज्यों को कोई विशेष अधिकार नहीं मिले हुए हैं। हाँ, अब इनके आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता की बंटवारा होता है, तो उसमें हमने पहले आपको बता दिया था कि संसद इस जो अधिकारों के इस जो बंटवारा हुआ था, इसमें जो भी बंटवारा इतना आसान नहीं था, है ना। इसके आधार पर अगर बात करें के लिए कोई भी संसद व्यवस्था में बदलाव करे, जो कि हम अभी बात की थी, कोई भी संसद जो है किसी भी व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। उस बदलाव को करने से पहले उसे दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से जो है मंजूरी मिलनी चाहिए। कम से कम आधे राज्यों की विधान सभाओं से मंजूरी करवाना होता है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा और राज्यसभा हो, है ना। संवैधानिक जो प्रावधानों की बात करें, कानूनों की बात करें, या जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, इनकी देखरेख करना जुडिशरी का सिस्टम होता है, न्यायपालिका काम करती है। इसके बारे में डिस्कस कर दिया था हमने, है ना। अगर हम आपसे एक सवाल करें कि सपोज दैट जैसे पोखरण कहाँ है, राजस्थान में, वहां पर परमाणु राज्य सरकार बिना राज्य सरकार यानी राजस्थान की बिना अनुमति के केंद्र सरकार ने वहां पर परमाणु नीति जो है लागू की और परमाणु परीक्षण किया, ठीक है। तो क्या परमाणु परीक्षण जो केंद्र सरकार ने राजस्थान में किया था, तो बिना उसकी अनुमति के लेना जरूरी था या नहीं? अगर वो राजस्थान सरकार ने अगर अनुमति देती तो क्या वो वहां पर करते, नहीं देती तो क्या वो नहीं करते? इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताइए।
और नहीं, अगर केंद्र राज्य सरकार अगर नहीं रोक पाती, तो क्यों नहीं रोक पाती केंद्र सरकार को परीक्षण करने से, है ना। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा ना। तो वही हम बात कर रहे थे पावर शेयरिंग के आसपास, क्रिएटिंग द लिंग्विस्टिक स्टेट। अब इसको लिंग्विस्टिक की बात करें तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे अपने उसमें, है ना। आज आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और भारत जो है ना, इसके बारे में आपने समझा। और एक बात बता दूं आपको कि जो भारत है, इंडियन स्टेट्स जो हैं, तो मतलब इंडिया को एक फेडरल कंट्री के आधार पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्ध संघीय सरकार के आधार पर, है ना, अर्ध संघीय जो है शासन व्यवस्था चलती है ना। इसको ध्यान रखिएगा, काशी फेडरल सिस्टम इंडिया में लागू है, ना तो टोटल फेडरल है, ना तो टोटल यूनिटरी है ना। तो इसलिए ये काशी फेडरल की व्यवस्था है, अर्धशासकीय शासन व्यवस्था है। आई होप आपको आज का जो है सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। कल हम लैंग्वेज का और बाकी उसका कर देंगे, एक ही चाहे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और कल ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ज़्यादा और नहीं एलोबरेट कर सकते, क्योंकि आपके मतलब का हो चुका है। थैंक यू सो मच।